सो फ्रेंड्स, तो काफी टाइम बाद मैं बात कर रहा हूँ इस चैनल पर अपनी आवाज में स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के पहले एपिसोड के बारे में, जो कि एक हिसाब से ऑब्वियसली इस एपिसोड का रिकेप होगी, जिसमें मैं आपको बस यही बताऊंगा कि इस पहले एपिसोड में एक्चुअल में हुआ क्या है। क्योंकि हॉकिंस की सिचुएशन सीजन 4 के अंत में कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं थी, या फिर एक हिसाब से कहूँ तो पूरी तरीके से वॉर मोड में थी। जिन सब के बाद सीजन 5 में उसकी शुरुआत किस तरीके से होगी, चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर नजर डालते हैं। जिससे पहले बनेगी अब मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो इस एपिसोड की शुरुआत हमें सीधे सीजन 1 की शुरुआत यानी कि 12 नवंबर के दिन ले जाती है, और ईयर है 1983 का, जिस दिन विल को अपसाइड डाउन की इस दुनिया में टोटल 6 दिन हो चुके थे, जो कि अगेन यही कंफर्म करता है कि विल किस तरीके से अपसाइड डाउन की दुनिया में इतने दिन तक सरवाइव कर रहा था। लेकिन उसके बाद उसकी भी हिम्मत टूट गई, जिसे वहाँ पर डेमिगॉर्गन ने ढूंढ लिया। और हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सीजी की मदद से जो डी एजिंग की टेक्नोलॉजी में विल के कैरेक्टर को फिर से छोटा बनाया गया है, आसानी से पता चलता है। लेकिन खैर, मुद्दे पर रहे तो उसका ये सर्वाइवल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, जिसे डेमिगॉर्गन बेहोश हो जाने के बाद सीधे हॉकिंस की अपसाइड डाउन की लाइब्रेरी में ले आता है, वो भी सीधे सीधे वेक्ना के पास, जिसने उसे वहाँ पर पकड़ने के बाद अपने किसी प्लान में शामिल कर लिया था। मानो ये सब कुछ वो पहले से ही प्लान कर बैठा है, जिस पल का उसने बेसब्री से इंतजार भी किया था। लेकिन क्या, फिलहाल तो वो हमें बिना बताए बस उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने विल को अपने कंट्रोल में लिया ताकि वो दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सके। जिसके बाद इस शो का इंट्रो शुरू होता है, और इंट्रो के बाद हम हॉकिंस शहर की टाइम की सिचुएशन को देखते हैं। यानी कि यहाँ पर अब पूरे 1 साल बीत चुके हैं, जिसने टाइम के सर्कल को 3 नवंबर की डेट पर ला करके रख दिया है। बाकी ईयर 1987 का है, जहाँ पर टाउन के सभी लोग ऐसी सिचुएशन में रहना सीख चुके हैं, जहाँ पर अब इसकी शुरुआत सीधे विलर्स फैमिली के घर से की जाती है, जिनके साथ बायर्स फैमिली भी रहती है। और इन सब से विल के पिता थोड़े से फ्रस्ट्रेट है, जो अगेन कहूंगा कि सिचुएशन को बस एडजस्ट ही करना सीख रहे हैं, जो बात उन्हें उसकी वाइफ भी कहती है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी अपने ही कामों में व्यस्त है, तो हॉली, जो कि अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है, तो किसी की प्रेजेंस से काफी ही ज्यादा खुश होती है, जिस पर्सन को फिलहाल तो यहाँ दिखाया नहीं गया। जिसके बाद जाकर के आगे की सिचुएशन में हम सभी घर वालों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाया जाता है। यानी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और नैन्सी और उसका बॉयफ्रेंड अपने काम पर। जिसके अलावा स्टीव और रॉबिन अब एक रेडियो स्टेशन संभालते हैं, जो हॉकिंस की सारी ही सिचुएशन को हम ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हॉकिंस के लोग अब काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर रहना सीख चुके हैं, जिन्हें इस टाउन से बाहर निकलने के लिए स्पेशल परमिशन भी लगती है। और हाँ, इसके पहले सीजन में हमने जो काफी बड़े से जो क्रैक्स देखे थे, उसे मेटल की काफी बड़ी बड़ी प्लेट से बंद कर दिया गया है, जिस पर बच्चे फिलहाल तो स्लाइड करते हैं। लेकिन मिलिट्री वाले जब भी ऐसी सिचुएशन में उन्हें देखते हैं, तो वो लोग उन सभी को वहाँ से भगाते हैं, जिनसे हॉकिंस के बच्चे अच्छी तरीके से डील भी कर लेते हैं। लेकिन खैर, इतना ही बोलने के बाद रॉबिन ये भी अपडेट देती है कि शायद ये सिचुएशन जल्द ही सॉल्व भी हो जाएगी। जिसके बाद वो अपनी डेट भी अनाउंस करती है, और उसके लिए एक गाना भी प्ले करती है, जो अनफॉर्चुनेट कुछ फ्रीक्वेंसी के चलते प्रॉपर काम नहीं कर पाता। जिसके बाद वो लोग उसे रिपेयर करने की सिचुएशन में जुट जाते हैं। जिसके बाद वो इसके सोल्यूशन के लिए डस्टिन को कांटेक्ट करता है, जो उसे उस सोल्यूशन का हल रेडियो हेड का रिमोट खराब हो गया होगा ऐसे बताता है। लेकिन बातचीत से उसका एटीट्यूड फिलहाल तो इतना खास नहीं है, जिसका रीजन डेफिनेटली बिली भी हो सकता है, क्योंकि हेल्स फायर क्लब को वो भी टी शर्ट पहन करके जिंदा रखता है, जिसे स्कूल के बाकी लोग देख करके बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी वो, आप कह सकते हो कि कूल ड्यूड बनने के चक्कर में इस तरीके की हरकतें करता रहता है, जिसे वहाँ पर कुछ लोग बुली करने के लिए भी आते हैं। क्योंकि उसके अलावा स्कूल में उसे बाकी दूसरे सभी बच्चे भी इस टी शर्ट में देख करके खुश नहीं, और ये चीज वहाँ पर उसके दोस्तों के आने के बाद वो भी उसे कोट कर बताते हैं। लेकिन इससे पहले जो बुली की सिचुएशन है, उसमें हम एंडी को देख सकते हैं, जो उस पर अकेले में रहते हुए अपना रौब जमा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उसके दोस्तों के वहाँ आने के बाद वो डर कर उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये बुली फिलहाल तो रुकने वाला नहीं, क्योंकि आगे जाकर के हमें सिचुएशन में दिखाया जाता है कि डस्टिन ने भी एंडी की टांग खींचने के लिए उसके लॉकर में एक स्नेक को रखा है, जो जहरीला तो नहीं, लेकिन इससे एंडी की फटके 4 हो जाती है। यानी ये बुलिंग रुकने वाली नहीं, क्योंकि इसी के चक्कर में जब डस्टिन बिली की ग्रेव पर जाता है, तो वो वहाँ पर नोटिस करता है कि लोग उसकी ग्रेव पर वो नर्क में ही रहेगा ऐसा लिखते हैं, जो खून उसी स्नेक का था जिसे डस्टिन ने एंडी के लॉकर में रखा था। और देखते ही देखते
देखते वहाँ पर एंडी और उसके दोस्त भी आ जाते हैं जो उसकी वहाँ पर बहुत पिटाई करते हैं। और उसके बाद डस्टिन का क्या हुआ वो हमें फिलहाल तो इस एपिसोड में दिखाया नहीं गया, क्योंकि लूकस उसे कांटेक्ट करते हुए थक गया है। जिन सभी का एक प्लान है जिस बारे में मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि दूसरी तरफ ऐसी ही मिसिंग की सिचुएशन में जेन हॉपर यानी कि 11 भी पड़ी हुई है, जिसे शहर के लोग तो नहीं लेकिन आर्मी वाले बहुत ही बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद हमें उसे कहीं पर ट्रेनिंग करते हुए दिखाया भी जाता है, मानो जैसे इसकी शुरुआत ऐसे हो रही हो कि मिलिट्री वाले उसे पकड़ रहे हैं। लेकिन आगे जाने के बाद ये पता चलता है कि वो किसी और ही औरत को चेस कर रहे थे, क्योंकि 11 तो कहीं और ही जिम और नैन्सी के साथ मिलकर के अपनी ट्रेनिंग को स्ट्रॉन्ग कर रही है, जो अब भी थोड़ी वीक है ऐसा हॉपर को लगता है, जिस कैरेक्टर को फिलहाल तो थोड़ा उखड़ा हुआ दिखाया गया है। और फिर इसके बाद हमें मोरी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि इस टाउन में एक्चुअल में सप्लाई लाने का काम करता है। बाकी आर्मी वाले भी उसे पहचानते हैं, जो अपने आईडी नंबर को बताने के बाद सीधे ही हॉकिंस शहर के अंदर चला जाता है, जहाँ से वो सीधे रेडियो स्टेशन ही जाता है स्टीव और उसकी सारी टीम को सप्लाईज देने के लिए, जो लोग वहाँ पर अब भी उस रेडियो के सिग्नल को ठीक करने की जद्दोजहद में लगे हैं। और इसी बीच हम देख सकते हैं कि स्टीव नैन्सी को देख करके थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, और ये चीज जॉनथन भी नोटिस करता है, लेकिन अभी के लिए तो उसने चीजों को इग्नोर किया है। लेकिन आप देख सकते हो कि दोनों रेडियो टावर पर चढ़कर बस खुद की बहादुरी ही दिखा रहे हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी बीच वो सिग्नल भी ठीक हो जाता है और उनकी सिचुएशन भी, जिसके बाद मरी वहाँ पर आने का असल रीजन सप्लाई के अलावा कुछ फाइल्स उन्हें दिखा करके कंफर्म भी करता है कि आज रात आर्मी वाले अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ अपसाइड डाउन की दुनिया में जाएंगे, यानी आज उनके पास मौका है वेक्ना को ढूंढ करके उसे खत्म करने का। जिसके बाद फिर क्या, रॉबिन अपने काम पर लग जाती है रेडियो की मदद से अपने सभी दोस्तों को एक मैसेज भेजने के, जिसके चलते उसके सभी दोस्त रेडियो पर उस मैसेज को क्रैक भी कर लेते हैं कि आज रात उन्हें अपसाइड डाउन की दुनिया में जाने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होना है। और फिर क्या, उन सभी की ये तैयारियां शुरू हो जाती है कि रात को कौन क्या क्या प्रिपरेशन करेगा, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग आर्मी के कॉन्वॉय को फॉलो करते हुए अपसाइड डाउन की दुनिया में जाने का प्लान बना रहे हैं, जहाँ पर सबसे पहले जिम हॉपर एंटर करेगा। लेकिन इस प्लान में स्टीव और डस्टिन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि वेक्ना मर चुका होगा, क्योंकि जो हालत इसके पहले सीजन में उसकी हुई थी उससे उसका सरवाइव करना फिलहाल तो नामुमकिन सा है। जिसके बाद नैन्सी और माइक अपने अपने इंट्रोडक्शन में उसे बताते हैं कि अगर वो बच गया है तो उसे बस जाकर के जल्दी खत्म करना है और इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इसलिए वो लोग ये मिशन बार बार करते रहेंगे, वो भी तब तक जब तक उन्हें वेक्ना ना मिल जाए। और फिर इसी बीच हम बिल को भी देख सकते हैं, जिसे अजीब सा एहसास हो रहा है कि मानो कुछ बड़ा होगा। और फिर क्लास की बेल बजने के बाद वो लोग सीधे स्कूल चले जाते हैं, जिसके बाद हम हॉली को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पर प्लेग्राउंड के बाद एक शख्स से बात करने के लिए चली जाती है। लेकिन उसकी टीचर जब ये नोटिस करती है कि वो बस अकेले में ही बात कर रही है, तो वो उसकी माँ को बुलाती है, जहाँ पर माइक भी आता है और वो भी ये चीज नोटिस करता है कि उसकी बहन को टीचर के ऑफिस के बाहर फिलहाल तो वेट करने के लिए कहा गया है। जिसके बाद माइक उसे समझाता है कि वो जो अपने इमेजिनरी फ्रेंड मिस्टर व्हाइट से सलाह लेती है, जो उसे बार बार आकर के प्रोटेक्ट करता है हॉली के अकॉर्डिंग, ये कहकर कि यहाँ पर मॉन्स्टर है और उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो माइक अगेन उन सारी ही बातों पर पर्दा डालते हुए उसे बस ये कहता है कि ये सब कुछ बस एक अफवाह है, जिस पर उसे ध्यान देना नहीं चाहिए। और उसके बाद वो डंजन्स ऑफ द ड्रैगन के कैरेक्टर्स को लेकर उसे थोड़ा मोटिवेट करता है कि कैसे उसके टाइम पर भी इन्हीं सभी से उसे भी मोटिवेशन मिली थी। जिसके बाद हम मिलिट्री के बेस को देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर की किसी तरीके की अपसाइड डाउन के मॉन्स्टर्स पर यानी कि क्रिएचर पर रिसर्च कर रही है, जिसे वहाँ पर ये खबर दी जाती है कि आर्मी वालों को अब तक 11 नहीं मिली है। जिसके बाद वो उन्हें जल्द से जल्द 11 को पकड़ने का ऑर्डर देती है। और फिर हमें बताया जाता है कि मिलिट्री का ये पूरा ही बेस अपसाइड डाउन की दुनिया में बसा हुआ है, वो भी काफी टाइट सिक्योरिटी के साथ। जिसके बाद हम 11 की सिचुएशन देखते हैं, जहाँ पर 11 हॉपर के साथ जाने की जिद कर रही है, जिसे हॉपर सीधे ही मना कर देता है और ये बात 11 को पसंद नहीं आती। जिसके बाद जॉयसी भी हॉपर को समझाने के लिए जाती है कि वो 11 के साथ इतना रूड बिहेवियर ना दिखाए। जिसके बाद हॉपर यही समझाता है कि आर्मी वाले सिर्फ और सिर्फ 11 को ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वो लोग ये ट्रेवलिंग यानी कि इस मिशन को पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनके हाथों निराशा ही लगी है। और हॉपर को लगता है कि अब भी ऐसा ही होगा, और अगर उसे वेक्ना मिला तो वो सबसे पहले अपनी जान भी बचाएगा, क्योंकि वो अपनी जान को ऐसे ही वेस्ट नहीं करेगा। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जॉयसी के जाने के बाद वो एक चीज निकालता है जो फिलहाल तो हमें बताई नहीं जाती। और फिर इसके बाद हमें सीधे मैक्स की सिचुएशन दिखाई जाती है, जो अब भी अपनी नींद से नहीं उठी, जहाँ पर लूकस हर बार जाकर उसे उसका मन पसंदीदा गाना सुनाता है, जो फिलहाल तो सिचुएशन को देख करके लग रहा है कि उस पर असर नहीं कर रहा। और फिर इसके बाद हम विल को देखते हैं, जो रॉबिन से हॉस्पिटल में बस ऐसे ही मिल जाता है, जो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आई है, यही बताने के लिए कि उनकी डेट आज नहीं हो सकी। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छी बातें कर मनवा लेती है, जिसे ऐसा करते हुए विल देखता है और वहाँ से सीधे भाग जाता
जाता है, जिसे भागते हुए रॉबिन भी नोटिस करती है। ऑफिस के बाद सभी दोस्त फिर से मिलते हैं और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए रात होने का वेट करते हैं, जहाँ पर हम माइक और लेवन को आपस में बात करते हुए देखते हैं कि विल को महसूस हुआ कि वो लोग वेकना के काफी करीब है, लेकिन कितने फिलहाल तो इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं। लेकिन माइक चाहता है कि वो लेवन के साथ अपनी एक नई शुरुआत करे और हॉकिंस शहर को भी बचाए। ऑफिस के बाद उनकी पूरी प्रिपरेशन हथियार से लेकर के प्लान को अंजाम देने की चलती है, जिसमें स्टीव और जॉनथन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से आर्मी वालों का पीछा करेगी, क्योंकि मरी उनके साथ इस मिशन में फिलहाल तो इन्वॉल्व नहीं हो पाया, या फिर कहूँ वो टाइम पर नहीं आ पाया है, क्योंकि सिग्नल को कैच रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे वो लोग हॉपर से कनेक्ट रहेगी कि अपसाइड डाउन की दुनिया में वो एक्चुअल में कर क्या रहा है। जहाँ जाने से पहले वो जॉयसी को बाय कहता है और सीधे अपने मिशन पर निकल जाता है। और दूसरी तरफ हॉली अपने माँ बाप के झगड़ों को देख करके तंग आ चुकी है, जिसके बाद उसके साथ कुछ होगा जिस बारे में मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इस मिशन में आर्मी वाले अपसाइड डाउन के उस गेट की तरफ जा रहे हैं, जिस एरिया के लाइब्रेरी के आसपास की हर जगह को आर्मी वालों ने सील कर रखा है। और फिर क्या, वो लोग फ्लेम थ्रोअर की मदद से अपसाइड डाउन की उस दुनिया को जलाकर खोलते हैं और सीधे अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर क्रॉल करते हुए वो भी काफी होशियारी के साथ हॉपर भी पहुंच जाता है, जिसे उसके बाद ट्रैक करने की जिम्मेदारी नैन्सी लेती है और रेडियो के सिग्नल को प्रॉपर करने की जिम्मेदारी स्टीव और जॉनथन की है, जिन सभी का सिग्नल फिलहाल तो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। लेकिन इसके बाद अचानक से एक्सीडेंट होता है और सारी गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, जहाँ से सिग्नल भी थोड़ा लूज हुआ है, जिसे वो लोग सही करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि विल को महसूस हुआ है कि वहाँ पर डेमिगॉर्गन आ गया है, जो आते के साथ में ही सभी आर्मी वालों को मार देता है। जिस बीच हॉपर को एक गोली लगती है या फिर कहूँ छूकर निकल जाती है, जिस सिचुएशन से एक आर्मी वाला उस ट्रक को लेकर भाग रहा है, लेकिन डेमिगॉर्गन उसका पीछा कर उसे भी मार देता है, जिसने अब तक हॉपर को नोटिस नहीं किया। लेकिन इस ट्रक के एक्सीडेंट के बाद हॉपर नीचे उतरता है और डेमिगॉर्गन का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, जो उससे बिल्कुल भी ना टकराते हुए वहाँ से कहीं और ही जा रहा है, जिस पूरे विजन को विल भी महसूस कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से सीधे विलर्स फैमिली के घर पहुँच गया है, जो बात विल होश में आने के बाद उन सभी को बताता है। और उसके बाद फिर क्या, नैन्सी अपनी सारी प्रिपरेशन के साथ बाकी सभी को भी अलर्ट रहने के लिए कहती है और सीधे अपने घर की तरफ निकल जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके माता पिता आपस में झगड़ने के बाद एक दूसरे से बिल्कुल ही रूठे हुए और अलग अलग है, जिनकी इन दूरियों का फायदा वहाँ पर वो डेमिगॉर्गन उठाता है, क्योंकि देखते ही देखते वो डेमिगॉर्गन हॉली के रूम में आ रहा है, जहाँ पर अपसाइड डाउन की दुनिया सीलिंग से क्रिएट हो रही है। जिसके बाद ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी अच्छा सा क्लिफ हैंगर हमें इसके पहले एपिसोड में देखने मिला, जिसे लेकर के आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए दूसरा एपिसोड भी अपलोड करूँ। बाकी फिर क्या, अब वक्त है यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल। मिलते हैं जल्द, या फिर कहूँ बहुत ही ज्यादा जल्द। टिल देन बाय।